रिसेंटली बात करें तो मार्केट में ROG Phone 3 रिलीज हुआ है, लेकिन फिर भी जो गेमिंग फोन है ना, ये नॉर्मल कंज्यूमर या फिर आप लोगों के लिए नहीं है। यानी कि ऐसा फोन है जो कि सिर्फ गेमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया। और ऐसे नहीं है सिर्फ ROG Phone 3 ऐसा है, कोई भी अगर आप मार्केट में उठा के गेमिंग फोन ले लो ना, वो आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया, यानी कि नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए वो बनाया ही नहीं जाता है। लेकिन फिर भी बात करें आखिर गेमिंग फोन को बनाने इतना बैड आइडिया क्यों और थोड़ा सा गिमिकी क्यों लगता है, और इंडिया में आपको इतने गेमिंग फोन देखने को क्यों नहीं मिलते, सबकी बातें आज करने वाले हैं। वेल, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करें आखिर क्यों और कौन लेता है गेमिंग फोन। यानी कि गेमिंग फोन की रिक्वायरमेंट सिर्फ उनके लिए पड़ी जब से इंडिया में PUBG मोबाइल का क्रेज बढ़ा और इंडिया में मोबाइल गेमिंग की राइज आई, और उसके बाद से कंपनीज ने सोचा कि हम भी अपने गेमिंग फोन निकालते हैं मार्केट में, क्योंकि गेमिंग मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और इसीलिए आपको मार्केट के अंदर एक गेमिंग फोन देखने को मिल रहा है जो कि सिर्फ टारगेट करके उनके लिए बनाया गया जिन लोगों को सिर्फ गेम खेलना है। लेकिन गेमिंग फोन की खास बात यह थी कि इसके अंदर आपको सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी, आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, फास्ट रैम, फास्ट स्टोरेज, बड़ा डिस्प्ले, यहां तक कि इसके कारण आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस की जो एंट्री है ना, वो मार्केट में होते हुए देखने को मिल गई। और आपको काफी कमाल की टेक्नोलॉजी फोन के अंदर देखने को मिल रही थी। यानी कि मार्केट के अंदर जो भी आपको टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल पार्ट्स होते हैं ना, वो फोन के अंदर देखने को मिलने लगे। जैसे बात करें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 प्लस की, या फिर 144 हर्ट्ज डिस्प्ले की, या फिर अलग अलग डॉकिंग कनेक्शन की, या फिर अलग अलग चीजों की जो कि गेम खेलने में हेल्प कर सकती, वो सारी टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलने लगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तब भी मैं कहूंगा कि ये जो गेमिंग फोन है ना, सिर्फ गेमर्स के लिए, नॉर्मल लोग के लिए नहीं है, इवन मैं कहूंगा गेमर्स के लिए भी नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मेजॉरिटी जो गेमर्स है जो दुनिया भर में अलग अलग गेम्स के टूर्नामेंट वगैरह में खेलते हैं प्रोफेशनली, वो ज्यादातर iOS डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसमें iPad Pro ज्यादा आता है, और उसके बाद लोग आईफोन का यूज करते हैं। अब उसका मेन रीजन ये है कि आईफोन और iPad के अंदर जो प्रोसेसर है वो कंपेयर टू स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होता है। यहां तक कि उस फोन के लिए और उस iPad के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से जो ऑप्टिमाइजेशन होता है गेम्स का, वो भी किया जाता है। यानी कि आपको उसमें बेटर ग्राफिक्स और कंसिस्टेंट फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। आईफोन भले ही 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन उसमें आप कंसिस्टेंट 60 फ्रेम्स पर सेकंड के जो FPS होते हैं ना, उसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए जो ज्यादातर जो गेमर्स होते हैं ना, वो वहाँ पे इस चीज का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कंसिस्टेंसी मिलती है। एंड्रॉइड में क्या रहता है, कहानी अलग हो जाती है। एंड्रॉइड में क्या रहता है, जब गेम बनाती है कंपनी तो वो जेनरिक बनाती है और ये सोच के बनाती है कि उसे हर मोबाइल फोन पे चलना चाहिए। और इसी के चक्कर में अगर कोई भी फोन अगर ज्यादा पावरफुल है तो उसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा अच्छे तरीके से चला लेगा या फिर लंबा और कंसिस्टेंट फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। अगर डेवलपर ने उस फोन के लिए अगर उस गेम को ऑप्टिमाइज किया तो ही चीज पॉसिबल है, अगर नहीं किया तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये बात आप मान के रखिए। भले ही अगर गेम अगर हाई फ्रेम रेट सपोर्ट करता है तो गारंटी नहीं कि हमेशा वो कंसिस्टेंट हाई फ्रेम रेट पे रहे। यानी कि 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले को सपोर्ट करता है तो आपको कांस्टेंट 144 हर्ट्ज ही देखने को मिले, 144 FPS देखने को मिले। कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये बात होती है ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती। इसी के बाद बात करें तो जो मोबाइल फोन का जो गेमिंग मार्केट है ना, पीसी वाले गेमिंग मार्केट से बहुत अलग है। पीसी में क्या रहता है, आपको कंट्रोल्स मिल जाता है पार्ट्स का डेडिकेटेड गेमिंग के, आपको प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और कंप्यूटर वाले मार्केट में क्या रहता है कि अपने हिसाब से कंपनीज कस्टमाइज करते, कई बार ओवरक्लॉक भी कर देती, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। मोबाइल फोन में ऐसा नहीं है। मोबाइल फोन में क्या होगा कि सारे ऑफ द शेल्फ पार्ट्स उन्हें लेने पड़ेंगे। अगर स्नैपड्रैगन 865 प्लस क्वालकॉम ने बनाया तो वो ही लेना पड़ेगा उसको, वो स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्लस नहीं बना सकते। मतलब जो चीज क्वालकॉम ने दी है उन्हें एज इट यूज करनी पड़ेगी। क्वालकॉम ने मना कर दिया तो वो चीज यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली डिस्प्ले के साथ है, रैम के साथ है, स्टोरेज के साथ है, सारी चीजें आपको कोई दूसरे फ्लैगशिप फोन दे रहा है ना, वही की वही सारी चीजें उठा के आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। जी हाँ, इसलिए आप बात मान के रखिए कि अगर आपने गेमिंग फोन लिया तो उसमें भी गेमिंग की परफॉर्मेंस वैसी रहेगी जैसे किसी नॉर्मल फ्लैगशिप फोन में रहती है, जिसमें आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशन होती है। ये बात है ना, ज्यादा लोग इतने ध्यान में नहीं देते, क्योंकि जो गेम्स होते हैं ना वो एग्जैक्ट सेम तरीके से दोनों में काम करेंगे, क्योंकि दोनों में आपको एग्जैक्ट सेम चिपसेट देखने को मिल रहा है। 19-20 का ही आपको फर्क देखने को मिलेगा अगर होगा भी तो देखा जाए तो फ्लैगशिप फोन और गेमिंग फोन एक तरह से बराबर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गेमिंग फोन में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसके लिए मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ गिमिक फीचर्स है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। पहली चीज अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड आपको RGB लाइटिंग देखने को मिलेगी। अब कौन सा आदमी जो अपने फोन के अंदर RGB लाइटिंग लेना पसंद करेगा? पर्सनली मेरे को इतनी पसंद नहीं आएगी, या फिर जो गेमर्स वाले लोग होते हैं ना वो थोड़े से अप्रिशिएट करना चाहें, लेकिन जो नॉर्मल कंज्यूमर है ना उसे जो RGB लाइटिंग है ना वो इतनी पसंद नहीं आएगी। यानी कि फोन पे कोई बात कर रहा है तो ये नहीं चाहेगा कि पीछे RGB जो लोग है वो ग्लो करता रहे हमेशा। ऐसे आपको बड़ी हीट पाइप और हीट सिंक वगैरह देखने को मिलेगा। जनरली फोन की क्लॉक स्पीड जो होती है प्रोसेसर की वो लिमिटेड रहती है, वो ओवर
ओवरक्लॉक नहीं किया उन्होंने अपनी तरफ से, इसलिए उसका भी उतना कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। ऐसे आपको मल्टीपल टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, डॉकिंग कनेक्शन देखने को मिलेंगे जिससे आप उसके अलग अलग एसेसरीज को कनेक्ट कर सको। कुछ एसेसरीज वाकई में गेम खेलने के लिए यूजफुल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एसेसरीज मेरे को सिर्फ गिमिक लगते हैं कि मतलब आपने सिर्फ एक बड़े डिस्प्ले से फोन को कनेक्ट कर दिया या फिर पीछे की तरफ एक जबरदस्ती का फैन लगा दे, जो कि मेरी नजर में हो सकता है इतना ज्यादा एफिशिएंट हो भी नहीं यार, ये बात भी हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर गेमिंग फोन के अंदर उन्होंने स्पेक्स के बाद जो चीज कंपनीज डेवलप करती ना वो एक गिमिक होता, जो लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं ना वो उन गिमिक्स वगैरह के लिए पे करते हैं। इसलिए गेमिंग फोन के साथ जो एसेसरीज होती है ना वो भी सिर्फ इसलिए लोग खरीदते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा फैंसी सी चीज लगती है, कुछ अलग सी चीज लगती है, लेकिन जनरल पब्लिक कोई चीजें समझ में आती नहीं है। इसलिए फोन के साथ आपको कोई दूसरी कंपनी इस टाइप के एसेसरीज बनाते हुए देखने को नहीं मिलती। और तो और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इवन सॉफ्टवेयर और यूआई के अंदर भी आपको चीज है। अगर आप गेमिंग फोन लोगे तो गेमिंग से रिलेटेड ऑप्टिमाइज यूआई होगा, स्पेशल गेमिंग मोड होगा, एयर ट्रिगर्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए चीजें होंगी। और एयर ट्रिगर्स एक ऐसी चीज है जिससे कोई अगर गेम अगर खेल रहा है तो वहां पे वो चीज यूजफुल हो सकती है, लेकिन दूसरे किसी टास्क में वो चीज यूजफुल नहीं हो सकती, ये बात आपको देखनी है। और इसी के साथ ही यूआई में जब इतनी सारी चीजें आ जाती है ना तो उसे अपडेट कर पाना मुश्किल हो जाता है, यूआई तक क्लटर हो जाता है, तक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ नहीं कि आप एक मोबाइल लो जिसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है और एक फोन लो जिसके अंदर आपको एक अजीब सा यूआई देखने को मिल रहा है। ये ब्लैक शार्क का जॉय यूआई भी हो सकता है, आरओजी का आरओजी यूआई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके कंपैरिजन में ज्यादातर जो लोग हैं ना वो सिंपल स्टॉक एंड्रॉइड को यूज करना पसंद करेंगे। वहां पे चीजें होती है ना थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, गेमिंग के नाम पे कुछ ज्यादा ही फीचर और ज्यादा ही ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और ऐसे फोन्स में ना अपडेट्स में भी प्रॉब्लम आती है। लेटेस्ट एंड्रॉइड का जो अपडेट होता है ना इन फोन्स में आपको लेट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि गेमिंग फोन अगर आपने ले लिया तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना किसी दूसरे फोन के कंपैरिजन में आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपने जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया वो आपने उन गिमिक की फीचर्स के लिए पे किया है और अगर आप प्रोफेशनल गेमर और सिर्फ गेमिंग से ही मतलब है तो आपको ये सारी चीजें एक बार को यूजफुल लग सकती है, एक बार इन गिमिक की फीचर्स का आप यूज भी कर सकते हो, बिल्कुल ये चीज हो सकती है। लेकिन अगर आप गेम खेलने के अलावा कुछ करते हो या फिर इतना ज्यादा गेम नहीं खेलते हो, कैजुअल गेमिंग करते हो, तो ये सारे फीचर्स जो है ना वो यूजलेस हो जाते हैं, मतलब बस ये बात हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको ऑन पेपर अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, लेकिन हमने पास में भी देखा है ऑन पेपर कोई सा भी फोन अगर कितना भी अच्छा लगे लेकिन अगर उसका इंप्लीमेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन ये सारी चीजें सही से नहीं हुई तो एक्सपीरियंस ये चीज बिगाड़ देती है। और तो और ये जो फोन होते हैं ना जनरल पब्लिक के लिए बनाए भी नहीं जाते। अरे कहने का मतलब ये है कि जो गेमिंग फोन का मार्केट है ना आज के समय में बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। यानी कि लोग गेम खेलना पसंद करते हैं लेकिन कोई डेडिकेटेड गेम खेलने के लिए फोन नहीं लेता। लोग चाहते हैं कि उनके 10,000 20,000 के फोन के अंदर गेम चलो, गेमिंग का एक्सपीरियंस ले ले, लेकिन कोई सिर्फ गेम खेलने के लिए इतना महंगा फोन लेना पसंद नहीं करता। यही एक रीजन है कि इंडिया में आपको काफी सारी बड़ी बड़ी गेमिंग फोन की कंपनीज देखने को नहीं मिलती। ब्लैक शार्क आई थी, आज के समय में कहा जा रहा है कि वो इंडिया से धीरे धीरे आउट हो चुकी है या फिर होने वाली है, इसलिए अपने पुराने फोन वो डिस्काउंटेड रेट में बेच रहे हैं और आने वाले समय में ब्लैक शार्क के फोन आपको देखने को ना मिले। जी हाँ, रेजर फोन जिसने सब गेमिंग फोन की स्टार्ट करी थी वो फोन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता और एक लौती ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में अपना गेमिंग फोन बना रही वो है ROG। इवन पिछले साल नूबी आई थी अपने रेड मैजिक फोन्स को लेके, इंडिया में आपको उसका रेड मैजिक फोन भी देखने को नहीं मिलता जो लेटेस्ट वाला है। जी हाँ, ये बात हो जाती है क्योंकि जो ओवरऑल गेमिंग का मार्केट है ना वो इतना बड़ा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईकू की तो आईकू ने गेमिंग के ऊपर फोकस किया लेकिन उन्होंने गेमिंग के साथ एक फ्लैगशिप फोन बनाने पर भी फोकस किया, ये मैं बोलूंगा। इसलिए उनका जो फोन है ना सिर्फ गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, उनका फोन थोड़ा सा ऑलराउंडर हो जाता है तो गेमिंग फोन की कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। लेकिन जो डेडिकेटेड प्रॉपर गेमिंग फोन होते हैं ROG फोन, ब्लैक शार्क के रेजर फोन जैसे, उनका मार्केट इंडिविजुअली बहुत ज्यादा कम है क्योंकि जो मेजॉरिटी लोग है ना वो सिर्फ गेम खेलने के लिए फोन नहीं लेते। लोग चाहते हैं वो पतला लिखे, डिजाइन में अच्छा हो, लुक्स उसके अच्छे हो, वो चीज आपको गेमिंग फोन में देखने को नहीं मिलती। गेमिंग फोन के एक साथ एक और प्रॉब्लम ये कि कैमरास उसमें आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते, यानी कि कैमरा क्वालिटी गेमिंग फोन्स के अंदर आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती एज कंपेयर टू सिमिलर प्राइस रेंज में। आप कोई दूसरा फ्लैगशिप फोन लोगे ना आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उसमें ज्यादा अच्छा वर्सेटाइल कैमरा देखने को मिलेगा और ज्यादा अच्छी क्वालिटी ले पाएगा फोटोग्राफ्स की। और इसको साबित करने का काफी अच्छा एग्जांपल है लास्ट ईयर 2019 में OnePlus 70 ROG फोन दोनों फोन है ना लगभग 1-2 दिन के बीच में इंडिया में लॉन्च हुए थे, सिमिलरली प्राइस पॉइंट 38,000 रुपीज में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने OnePlus 70 को लेना ज्यादा प्रेफर किया। लेकिन ROG फोन 2 था ना वो ऑन पेपर कितना भी अच्छा फोन लगे लेकिन ज्यादातर लोग उसके ऊपर नहीं गए। उसका मेन रीजन ये था ROG फोन उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही थी, उतना अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा था, उसका डिजाइन अच्छा नहीं था। लेकिन OnePlus जो था ना वो इस तरीके से मार्केट में प्लेस किया गया था कि ज्यादातर लोग उसके ऊपर जा सके और उसके पीछे अट्रैक्ट हो सके। और ROG सिर्फ इस तरीके से था कि वो गेमर्स के लिए था, इसलिए जिन लोगों ने भी अगर ROG फोन 2 को लिया होगा वो ज्यादातर उसमें से गेमर्स ही होंगे। गेमर्स के अलावा मेरे को नहीं लगता किसी ने
उसने इंटरेस्ट दिखाया होगा। इसलिए अगर आप मार्केट में कहीं बाहर निकलो घर के बाहर तो आपको देखने को मिल जाए कि OnePlus 70 लोगों के पास ज़्यादा है। ROG फोन मैं बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनली कोई भी आदमी ऐसा देखने को नहीं मिला जो कि रास्ते में ROG फोन यूज़ कर रहा हो। और अब देखा जाए तो फाइनली इंडिया में सिर्फ इकलौती एक ऐसी कंपनी जो कि गेमिंग फोन बना रही है। तो देखा जाए तो मार्केट बहुत छोटा, छोटे से मार्केट में अगर एक ही कंपनी चल रही तो यार एक मोनोपोली जैसा हो गया और मेरे को लग रहा है कि वही चलती रहेगी। और ROG फोन 3 भी गेमर्स के लिए निकाला है, तो डेफिनेटली अगर ROG फोन 3 अगर इंडिया में निकाला तो जो गेमिंग का जो छोटा मोटा जो मार्केट है इंडिया में सिर्फ उसी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और उससे छोटी सी जो नीश है ना, वहां पे ROG फोन 3 अगर जितना बिकना चाहे बिक सकता है। लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए ROG फोन 3 या फिर कोई दूसरा गेमिंग फोन है ना, वो एक अच्छी चॉइस या फिर एक समझदारी भरा फैसला नहीं होता। क्योंकि अगर लोग सिर्फ गेमिंग करने के लिए मोबाइल फोन खरीद रहे होते हैं तो आज के समय हर कंपनी गेमिंग फोन पे ही फोकस करती, वो नॉर्मल फोन पे फोकस ही नहीं करती। लेकिन देखा जाए तो आज के समय जो लोगों का जो रिक्वायरमेंट है ना वो बदल चुकी है, और लोग है ना वो एक ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं, ना कि गेमिंग फोन। तो अगर आप एक गेमर हो, सिर्फ गेम ही खेलना चाहते हो तो ही एक गेमिंग फोन पे जाइए। और अगर आपको गेम के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करना है तो डेफिनेटली यार आपको दूसरे फ्लैगशिप फोन ले लो, उनके अंदर आपको दूसरी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिसका आप थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हो। और परफॉर्मेंस का मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इतना बड़ा भारी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। और इसलिए मैं कह रहा हूँ जो गेमिंग फोन है इट इज नॉट फॉर यू। वैसे आप लोगों को गेमिंग फोन कैसे लगते हैं बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। आप समझो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।